सर आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक। थैंक यू। थैंक यू। ये दवा वाकई मैं जी। कोशिश की, लेकिन फिर भी जरा आई वाजंट फील कि 1 घंटा अब चल जाएगा, तो इसलिए ऑफ। थैंक जी यू सर। इंक्वायरी। वेलकम सर। और कोई सवाल पूछे? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है तो उसकी मैनेजमेंट हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन के अलावा क्या हो सकती है? क्या जी कि फिर फाइब्रोइड कहाँ पे है? सर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। मिकोजल फाइब्रोइड है जी, जिसको पॉलिप भी कहेंगे। जी सर। सर हाँ। जहाँ पे हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन नहीं हो रही तो वहां हाँ। पे फिर कैसे मैनेज करें पेशेंट को? दूसरी है ब्लाइंड, जाके डायलेट करके सर्विस को डीएनसी जिसको कहते हैं। सर्वाइकल डायलिटेशन के बाद क्यूरेट की बजाय आप पॉलिपेक्टमी वाला ना, वो ग्रेस पर होता है एक, जिसको स्पंज जी होल्डर, सर। वो छोटा उसके जरिए डाल के और अंदर जाके उसको खोल ले थोड़ा सा, फिर घुमाए और फिर बंद करें। मुमकिन है कि वो पॉलिप जो है उसके अंदर आ जाएगा और ब्लाइंड पॉलिपेक्टमी हो जाएगी। ये सेकंड चॉइस है। अगर इससे नहीं होता, फिर तो आपको बड़ा सारा फाइब्राइड है, पॉलिप है, मेnorrhagia, इरेगुलर ब्लीडिंग है, फिर तो ओपन ऊपर से जाके ही करना पड़ेगा। और सर ये जो हम डायलेट करके करेंगे तो फिर इसमें पेशेंट ब्लीड नहीं करेगी? तो जी, जब वो ब्लीड कर रही है तभी तो एनी पॉलिप कैन कॉज ब्लीडिंग, और इसीलिए उसकी पॉलिपेक्टमी करना जरूरी है। और बेस्ट वे ऑफ डूइंग पॉलिपेक्टमी इज बाय हिस्टोस्कोपी, क्योंकि हिस्टोस्कोपी में तो पीस मील भी निकाल सकते हो उसको, बड़ा सारा हो तो। लेकिन अगर आपके पास हिस्टोस्कोप है नहीं, then the choice is number one, blind polypectomy by method of DNC। सी क्यूरेट की बजाय आप स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, जो छोटे साइज का हो, वो डालेंगे अंदर जाके, उसको खोलेंगे फिर घुमाएंगे ताकि वो पॉलिप उसके अंदर आ जाए। जी सर। फौरन बंद करेंगे तो पॉलिप नहीं आएगा अंदर, थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे तो हो सकता है पॉलिप उसके अंदर आ जाए। फिर बंद करके ट्विस्ट करके खींचेंगे तो कभी, इसको ब्लाइंड पॉलिपेक्टमी कहते हैं। समटाइम्स यू मे बी सक्सेसफुल, समटाइम्स यू मे नॉट। इफ यू आर नॉट, then the option is only laparotomy and ऊपर से पॉलिपेक्टमी, और इसको मायोमेक्टमी कह दीजिए। जी सर ठीक है। और सर अगर फंडल एरिया में होगा तो फिर हमारी अप्रोच क्या होगी? जैसे आपने लेप्रोटमी कहा तो फिर फंडस से अप्रोच करेंगे, नीचे से अगर कैविटी फ्री हो? जी बिल्कुल। तो वो प्रेफरेबली, तो बेस्ट अप्रोच तो है लाइक सिजेरियन सेक्शन। जी सर ठीक है। लाइक सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि जितना ऊपर आप यूट्रस को स्कार देंगे, वो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन की तरह का हो जाएगा। उसका रप्चर होने का अगली प्रेगनेंसी में खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए जी बेस्ट सर ठीक। बेस्ट अप्रोच इज टू मेक as low down incision into the uterus as possible। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर आस्किंग। चले, अभी है 2-4 मिनट, कोई और पूछना हो तो पूछो वरना हम चलते हैं। चले, कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा सर।
जी वालेकुम सलाम। सर ये इंटरस्टिशियल जो टॉपिक प्रेगनेंसी होती है तो फिर इसको किस तरह रिमूव करते हैं बाय सर्जिकली? इंटरेस्ट यानी स्कार में जो कह रही हैं आप? नहीं 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 सर, इंटरस्टिशियल जो कॉर्नर साइड पे यूट्रस में पड़ी हो। इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब आपके। फ्लोपियन ट्यूब, यस सर। हाँ, तो वो आई एग्री विद यू, सर्जिकली जरा उसकी मुश्किल है, उसकी मुश्किल है, क्योंकि उसको बेसिकली, और वो ब्लीड भी बड़ा करते हैं जी बेसिकली, लिए फिर आप खोल के यूट्रस को, और वहां से उसको वो फिर नजर आ जाती है, जी जी तो फिर निकाल लीजिए। लेकिन इसमें ट्यूब चूंकि पार्ट ऑफ द यूट्राइन वॉल है, वो जी। नजर नहीं आती, तो यूट्राइन कैविटी खोल के वहां से पकड़ी। तो सर जो वहां पे स्कार बनेगा यूट्राइन कैविटी में, तो फिर वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर उसका क्या केयर की? अरे कि मैंने कहा ना अभी अभी, जितना जी स्कार होगा उतना ही उसके रप्चर होने का अगली प्रेगनेंसी में रिस्क ज्यादा होगा। जितना लो डाउन लाइक सिजेरियन सेक्शन स्कार होगा, उसका रप्चर होने का खतरा कम होगा। लेकिन जो प्रेगनेंसी आप बता रही हैं, उसके लिए अगर हम लो डाउन जाएंगे वहां तक पहुंचना ही मुश्किल होगा। पहुंचेंगे नहीं, मुश्किल हो जाएगा जी सर। हैज टू बी क्लोज टू द फंडस। थैंक यू सर। चले सर मेरा एक और क्वेश्चन। सर ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, इसमें भी सर एक टॉपिक के चांसेस हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्योंकि और सर चाहे वो ब्लास्टोसिस्ट हो, चाहे वो मॉड्यूलर स्टेज पे हो, चाहे वो अर्ली फर्टिलाइजेशन पोस्ट 8 सेल स्टेज पे हो, जो भी आप फ्रीली डालते हैं ना अंदर जी सर। थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो वो उसके डालने की टेक्निक के जी, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर की टिप जो है इंटरनॉल से जरा ऊपर हो, फिर आप पुश कीजिए, और या थोड़ा और ऊपर हो, ताकि वो ऊपर फंडस की तरफ जाके रिलीज हो। लेकिन ये सारी बातें हमारे आईवीएफ सेंटर में लाइफ में 5-6 लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं ऑन डिफरेंट डेज, जिसका दिन हो वो करता है। बिलीव इट, इतने सालों में डॉक्टर तैयब, प्रोफेसर तैयब की परसेंटेज ऑफ सक्सेस तैयब के एम्ब्रियो ट्रांसफर की सबसे ज्यादा होती है। संभव वो उसकी टेक्निक ऐसी है कि वो सही रिलीज करता है, सही प्रेशर में रिलीज करता है, सही जगह करता है, और दैट्स वाई उसका प्रेगनेंसी रेट हायर है। वो अलग बात है, तैयब साहब ये टेक्निक अपने पास ही रखते हैं। मैंने 20 दफा कहा है बाकियों को भी सिखा दो, या वो नहीं सिखाते, वो उसका जाती मामला है। लेकिन और सर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करने वाले की टेक्निक पे भी एक्टोपिक का रेट डिपेंड करता है जी। जो मरूला स्टेज ट्रांसफर और ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर के सक्सेस में कितना डिफरेंस है? ये परसेंटेज मैं नहीं बता सकता, लेकिन जाहिर है कि आप इमेजिन कीजिए कि नेचुरल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होती है फ्लोपियन ट्यूब में, जनरली लेटरल पार्ट, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिन में वहां कैविटी में पहुंचती। इसी बेसिस पे कि 3-4 दिन में जो फर्टिलाइज एग में चेंजेस होंगी, उसके करीब करीब करें तो फिर क्लोज टू नेचर है। दूसरी बात, आपने अगर इरा किया हुआ है, आपको पता है बेस्ट डे आफ्टर एलएमपी इम्प्लांटेशन का प्लान होता है, उस दिन के लिए इरा का ये एडवांटेज है। तो उस दिन आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो क्लोज टू रिसेप्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम होगा, तो सक्सेस रेट हायर होगा। 100% हायर नहीं होता, कुछ परसेंट हायर होता है। हम बहुत सारे मरीजों का जहाँ
एक या दो दफा आईवीएफ फेल हो, फर्टिलाइजेशन फेलियर हो, या ना सॉरी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इम्प्लांटेशन फेलियर हो, उनका हम ईरा टेस्ट करते हैं। तो वो प्रीवियस मेंसेस के साथ कैसे एंडोमेट्रियम की राइपनिंग बेस्ट नहीं, वो डेट निकाल के फिर कोरिलेट करते हैं हम उस डेट को निकाल के एम्ब्रियो ट्रांसफर की डेट के साथ। तो थोड़ा स्लाइटली हायर परसेंटेज ऑफ सक्सेस मिलती है, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि फिर गारंटी हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी पेशेंट की मोरोला स्टेज से आगे जाते नहीं है एम्ब्रियोज, यानी ब्लास्टोसिस्ट पे नहीं जाते, तो उसका एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी अगर ठीक है तो एम्ब्रियो स्टेज से कितना फर्क पड़ता है? ये एम्ब्रियो को तो इम्प्लांटेशन बोलिए आप के इम्प्लांटेशन रेट, आप जब मैंने आईवीएफ शुरू किया, हम 4 सेल 8 सेल स्टेज पे ही ट्रांसफर करते थे। तो हरिडली करते थे, क्योंकि ख्याल ये था कि एम्ब्रियो जितना कम वक्त इंक्यूबेटर में गुजारे, ज्यादा वक्त यूट्राइन कैविटी में गुजारे, वो अच्छा होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी बात पता चला कि नहीं, दूसरे दिन का नहीं, तीसरे दिन चौथे दिन ये प्लस तक रख लो तो फिर चांसेस। बेसिकली जो बात है वो है हाउ बेस्ट यू कोरिलेट एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी एंड एम्ब्रियो की स्टेज। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ मिले तो आपके रिजल्ट्स बेस्ट हो जाते, आपके रिजल्ट्स बेस्ट हो जाते। यही है कि जब मैंने आईवीएफ शुरू किया था, सक्सेस रेट 15-20% होता इंटरनेशनल। हमारे पास नहीं, हमारे पास तो 5 साल प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, 5 साल के बाद पहली प्रेगनेंसी हुई। तो लेकिन 15-20 से बढ़ते 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 अब अच्छे सेंटर्स में सक्सेस रेट 50% कोट होता है, 50%। फिर भी 100% नहीं है। बहुत ही कोई एक्सेप्शनल, वेरी यंग, वेरी गुड एम्ब्रियो, एवरीथिंग, वहां पे 50 का 60 हो जाता होगा, इससे आगे नहीं। लेकिन जनरल जो फिगर कोट की जाती है वो 50% की। अगर 50% सक्सेस रेट है, वी हैव कम लॉन्ग वे, इट्स गुड सक्सेस रेट, बट स्टिल 50% फेलियर है। अभी हम 100% के पास नहीं पहुंचे। अभी there a lot more to learn and implement and then get better results. But still, I would say even 50% is a very good result. तो आप एक दफा नहीं करेंगे, दूसरी दफा तो इंशाल्लाह प्रेगनेंसी हो जाएगी। It's as close to as that. तो और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज मैं हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी की बात करना चाहता था। पिछली दफा डायबिटीज की थी। गैप इतना ज्यादा हो गया, हम तो भूल ही गए डायबिटीज की क्या बात हुई। तो मैं देख रहा था एक आध केस जो डिस्कस नहीं हुआ था, अगर हाइपरटेंशन के केस 3 ही है, पूरे कर लिए तो फिर मे भी एक आध केस डायबिटीज का भी कर लेंगे दोबारा। ले तो इमरान, वॉलंटियर कौन कौन है? सर डॉक्टर फातिमा। वाह तुम। और बस एक ही है? नहीं सर, और डॉक्टर आसमा मेमन। आसमान, 2 हो गए, कोई तीसरी भी है? नहीं सर, वो थी लेकिन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर मारिया थी। चलो, फातिमा कहाँ से बोल रही हैं? फातिमा है आप? जी सर, सर लोधरा से। आप माशाल्लाह। चलो, आसान सा केस है आपका। जी सर। पेशेंट एज 25,
प्राइमरी ग्रेविडा आपके पास पहली दफा एंटीनेटल करवाने आई 30 वीक्स पे, बाकी सब कुछ ठीक है, आपने ब्लड प्रेशर लिया तो 150/100 आ गया। ओके सर। बताइए आप क्या करें। Okay, sir. First of all, after mutual introduction, confirmation of the given detail, address concern, and set agenda. First of all, I take the history of presenting complaint because my patient has presenting BP 150/100. So I take the history, previous history. Patient had previous hypertensive in pregnancy and taking any medication, and either first time in pregnancy, either has patient check BP before pregnancy and any record available before this pregnancy. And then after this I ask about the sign and symptom and any history of headache, blurring of vision, epigastric pain and body swelling. After this I ask the patient to repeat BP after 4 hours. After this I take the history of any other complication, any history of diabetes, any family history of hypertension, cardiac diseases and renal diseases. And after this I ask about the patient LMP, either cycle regular and after cycle regular and conception spontaneous, first trimester dating scan perform, and first trimester blood pressure check, and at that time blood pressure record available, and any blood pressure any test available for at the booking, blood test and urine test. And I ask about the patient movement of the movement of the baby. And then after this I ask about the anomaly scan, any abnormalities in anomaly scan. And I ask about the any discharge, any bleeding, and any bleeding and any other complication up till now, and movement of the baby normal up till now, and any complication done, and any test and treatment done up till now, and OGTT perform at 28 week or not. After this I examine the patient. And then after this I ask about the according to patient abdominal grit is according to gestation. And I perform the examination, general physical examination, BMI of the patient, vitals, and after repeat the blood pressure and confirmation of the blood pressure. And after vitals, and I check the reflexes, and check my pulmonary edema, and pulmonary edema, and abdominal examination, some physiofundal height, and presentation, and live presentation, and estimated fetal weight, and fetal heart auscultation. After this I perform the investigation, baseline investigation, in addition in which urine for and for especially protein urea. After this I perform RFTs, LFTs, मेरी RFTs बात and LFTs urine. जी तो सुन लीजिए फातिमा बीबी, जी सर। इन्वेस्टिगेशन पे पहुंच गई, लेकिन मैं आपसे एक सवाल, आई टेक यू बैक। Here's a patient who is 25-year-old, primary gravida, at 30 weeks, blood pressure ये है, राइट? जी तो जी बेसिक सर। आपने वो कह दी बात 4 घंटे बाद फिर देख लूंगी, जी और अगर यही परसिस्टेंट है ब्लड प्रेशर, जी फिर इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या है? सर इसमें हिस्ट्री लूंगी, अगर उसको पहले बीपी का इशू नहीं है तो ये PIH हो। सुन लो, आपके में एक पेशेंट जो 30 वीक्स पे आए, 150/100, 4 घंटे बाद भी 150/100, तो इसको आप क्या समझिए, ये क्या है? हाइपरटेंशन। सर ये जी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, अगर आपका प्रीवियस उसकी हिस्ट्री नहीं। यूज करने वाला हूँ मैं, समझ। दिस इज ए सर केस। आवाज आ आवाज आ रही है? जी सर अब आई है। अच्छा, मेरी तरफ तो बहुत क्लियर। तो ये केस हाइपरटेंशन का हो गया, फुल स्टॉप।
अब जी सर। आपको इस स्टेज पे 30 वीक्स पे डिसाइड ये करना है कि ये हाइपरटेंशन किस तरह की है। जी सर। ये हाइपरटेंशन कुड बी उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन, कुड बी ड्यू टू आर जी सर। रीनल डिजीज, कोई और डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन। तो जी तीसरा ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। जी सर। चौथा ये प्री एक्लेम्सिया। ये चार चीजें आपने सोचनी है, जी सर। क्योंकि आपको सिवाय इसके कि 30 वीक्स में प्राइमरी ग्रेविडा ब्लड प्रेशर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, राइट? जी सर। तो जी इसलिए सर। आपकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो आप कहने वाली थी मैंने रोक लिया, उनको हम इस जी 3 चीजों में इन्वॉल्व करेंगे। हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे, आप एग्जामिनर को बताने के लिए जी सर। सीधा पहला सवाल पूछिए कि बीबी आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ प्रेगनेंसी से पहले थी? जी तो आपके क्वेश्चन सीधे फोकस्ड होने चाहिए। तो वो जी सर। मुझे नहीं पता, जी क्योंकि अगर कहे कि मुझे हाँ जी मैं ब्लड प्रेशर की गोली पहले भी लेती थी, तो इमीडिएटली ये आपका डायग्नोसिस बन गया कि या उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन है या ड्यू टू एनी मेडिकल प्रॉब्लम और डिजीज हाइपरटेंशन। फिर वो प्रेगनेंसी इंड्यूस तो ना बनी, फिर वो जी सर। प्रेगनेंसी भी ना बना, जी है ना? अगर वो जी कहती है सर। सर मैंने पूछा था कि पहले। जी नहीं, इस तरह से नहीं पूछा ना, मान लीजिए मेरी बात जी कि जी जी सर, आप सही कह रहे हैं। नहीं, मैं अंडर प्रेशर ना सही को, तो मान के को कि जी पेशेंट जो आपको प्रेजेंट किया गया है एक प्रॉब्लम के साथ, ब्लड प्रेशर, बस आप विदाउट सेइंग के जी आई वुड लाइक टू थ्रू हिस्ट्री टेकिंग आई लाइक टू डिफरेंशिएट एसेंशियल ड्यू टू एनी मेडिकल डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्सिया, ये विदाउट सेइंग दिस आपके सवाल एग्जामिनर को बताएं आप इन 4 में से डिफरेंशिएट करना चाहती हैं। जी सर। तो इसलिए आपके सारे सवाल, मैं 4 में सिर्फ 4 सवालों में आपके ये सारा कुछ उसमें आ जाता। अगर आप कहते कि जी मेरा पहला सवाल होगा डिड यू हैव ब्लड प्रेशर बिफोर प्रेगनेंसी, जी वो अगर हाँ कहती तो पॉसिबली या ये एसेंशियल हाइपरटेंशन हो जाती या सेकेंडरी हाइपर। रीनल। जी अब उसने कह दिया कि जी नहीं, फिर ये दोनों बाहर हो गई, फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया हो जाता। तो आप एक सवाल 2 सवाल से हिस्ट्री को बड़ा फोकस कर लेती। ये इतने लंबे सवाल और बहुत सारी बातें, फिर अगर आप ये कहते हैं इसी को मानूं जो इस तरह आपने की, बहुत सारे जी सवाल मिसिंग है इसमें। जी ये डायग्नोसिस चारों में से एक डायग्नोसिस बनाना है हमें। जी तो मतलब कि मैं जानना चाहूंगी कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, क्योंकि जो लोअर सोशल स्टेटस ब्लड प्रेशर ज्यादा है, पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी के दौरान। शील्ड का लेने जाना था उसने, वसीम ने, मैं शाम को चला गया था, वो आया नहीं था उस वक्त। पता कर लेता हूँ मैं उससे। इमरान साहब तो डिटेल्स वो हमने ही फिनिश करानी है। इमरान साहब हमें कुछ कह रहे हो? सॉरी सर, वो माइक ऑन। हाँ तो वही थे। तो इस तरह से आई वुड लाइक जी हर सोशल स्टेटस, आई लाइक टू नो हर ओवरऑल वेट, ओबेसिटी में ज्यादा होता है,
और फिर एनी पास्ट हिस्ट्री, एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। और उसके बाद अगर नहीं था तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के पहली दफा जब एंटीनेटल कहीं से करवाया उस वक्त था ब्लड प्रेशर। इस तरह से सवाल पूछिए। जी सर। और फिर वो आपने एक सवाल वो कि इसको वेट गेन कितना है, पाँव पे स्वेलिंग है कि नहीं है, और इस तरह से ये कहेंगी तो आप फौरन पास हो जाएंगी पहले 2-4 सवालों में ही, क्योंकि ये जी इतना आसान केस है, इससे ज्यादा सवाल ही नहीं हो सकते, मैनेजमेंट भी मुश्किल नहीं हो सकती कि जी मैं उसका ब्लड प्रेशर 150 अंडर ब्लड प्रेशर, दाखिले की जरूरत नहीं, इन्वेस्टिगेशन वो जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड है वो बोल दीजिए और फॉलो अप एंटीनेटर रेगुलर करूंगी, ज्यादा ज्यादा उसका एंटीनेटर वो फ्रीक्वेंट कर लूंगी, जी सर। फुल स्टॉप, और कुछ करना ही नहीं। जी सर। तो इस तरह से आप ये कीजिए। चल वी गो बैक, हमारे पास टाइम तो है। जी चल यही पेशेंट जी फिर वही मैं दोहराता हूँ, आप भूल जाओ आपने क्या पूछा था पहले। जी एज 25, प्राइमरी ग्रेविडा, at 30 weeks pregnancy for antenatal clinic, आपने देखा ब्लड प्रेशर 150/100। चलिए। Okay, sir. After mutual introduction, confirmation of the given detail, address consent, and set agenda. First of all, I ask about the patient onset and duration of the hypertension. Either is patient presenting first time in pregnancy in this blood pressure, either it's a blood pressure check before pregnancy, any history of hypertension in before pregnancy, and either is present and taking any medication and control or not control. And after this I ask about the any complication, either is headache, blurring of vision, epigastric pain, and body swelling. And after this I ask about the patient history of diabetes, hypertension, family history of hypertension, diabetes, cardiac disease, and renal disease. And after this I ask about the family history of preeclampsia, BMI of the patient, and BMI of the patient, and socioeconomic status of the patient. And I ask about the presenting pregnancy, in LMP of the patient, sure of date, and fundal height according to the gastration, and booking test done at the time of booking, blood pressure check and record of the blood pressure at that time, blood pressure. And ask about the blood test and urine examination at booking. And सर आप कुछ बोलने लगे थे? मैं बोला था कि आपने जी पहले कहा कि ब्लड प्रेशर को दोबारा चेक करूंगी 4 घंटे बाद, जी ये इस दवा ही बोल दिया होता तो ठीक था। जी कम करूंगी सर कि वो मैं जी जी सर at that time booking test done, and booking the blood pressure and other test, and urine protein done. And ask about the fetal movement, and done start, and anomaly scan. And after at the 20 week blood pressure check, and any complication at that time, and at the BP record at 20 week, and any other complication, and blood check, and urine for albumin at 20 week, and 28 week OGTT perform. And after this I ask about the and up till now test and treatment done up till now, and any other complication of, then I perform recheck the BP. If BP is persistent 150 100, then I after this I perform the examination, general physical examination and vitals of the patient, and recheck the BP, and BP, and check the any
edema and sacral pedal edema and some physiofundal height according to the gestation. According to gestation, some physiofundal height presentation lie and liker, estimated fetal weight and fetal heart sound. After this, I go to investigation, general baseline investigation and urine especially for albumin and other investigation, RFTs, LFTs and uric acid, dating scan, anomaly scan and recent scan and growth scan. And after this, I consult the patient. If others all things is normal and no other complication and protein urea and BP is persistent 150-100, I offer support counsel about the diagnosis. And this is pregnancy induced hypertension. I tell the risk factor, maternal risk factor and fetal risk factor, increased risk of IUGR, preterm labor and preterm perinatal increased perinatal mortality and maternal complication, increase of preeclampsia, eclampsia and abruption. So after this, I tell the patient lifestyle modification involve multidisciplinary team and my physician, and my aim is to control the BP 135/85, and so I start to oral antihypertensive, and I tell the patient frequent antenatal visit. On each visit record 1 to 2 weekly visit and record the BP record available on visit BP record available. And on each visit I check the sign and symptom, any headache, blurring of vision, epigastric pain and body edema. And each visit I perform the blood pressure and protein urea, other lab investigation, RFTs, LFTs, uric acid. And if all thing is normal, no complication, fetal complication and maternal complication, at 36 week I decide the mode of delivery, time of delivery. And after this, if all thing is normal, no complication, and then I after 38 week I check the some physio rule out CPD, fetal lie and presentation, and any contraindication of normal vaginal delivery, all thing is rule out. If no any contraindication and all thing is normal, no fetal complication, maternal complication, I performed after 38 week induction of performed induction of labor if all thing is normal. After that, perform one-to-one care and labor care guide, monitor and control third stage of labor. And but I not give the argometrine. And after the delivery, baby hand over to the pediatrician and BP record check. If after the delivery, if all thing is normal, then I discharge the patient with red flags. बहुत सारा टाइम ले लिया आपने, बहुत सारा टाइम ले लिया, लेकिन पास नहीं हुई। मुश्किल हो गया पास हो। जी सर। आपके इतनी लंबे बयान में जी सर एक लफ्ज कह दिया होता, फीटल मॉनिटरिंग, जी सर, वो ना बोला, वो नहीं बोला सर, भूल गई। फिजिकल प्रोफाइल और डॉपलर देख लो, वो इम्पोर्टेंट। जी सर। कि आपने ये सारा बोलने के बजाय ये पहला पार्ट करके then on I'll see her more frequently and monitor her blood pressure and symptoms and see her in the clinic and do fetal monitoring and maternal monitoring. बस सारा ये 3 अल्फाज में आपने कवर कर लिया। इतना लंबा बोल के आपने टाइम काफी उधर जो रेलेवेंट बातें थी वो नहीं की। जी सर, भूल गई, लेकिन सर अब याद रहेंगी ये बातें। जी सर। Remain focused, remain focused। चले फातिमा के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आसमा मेमन है। हेलो, आसमा मेमन है? नहीं है। नहीं है सर। तो फिर तीसरा नाम बोला था तो उन्हें मारिया। मारिया है? नहीं सर, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, उनकी इमरजेंसी में ड्यूटी लग गई है। वो भी नहीं।
कुड़ियां किनियां बैठियां ने? सर 27। तो उनमें से कोई वॉलंटियर नहीं है? लाहौल वाला को कोई तो करे ना वॉलंटियर अगले केस के लिए। नहीं, पता नहीं आप क्यों डरती हैं। फिर तो मैं फातिमा को ही दोबारा बुलाता हूँ। जी सर। ए, चलो फातिमा, जी सर। गुड लक। थैंक यू सर। अगला पेशेंट है एज 30, प्राइमरी ग्रेविडा, वही 30 वीक्स पे प्रेग्नेंट। ब्लड प्रेशर आपने देखा 160/100। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पहले 150 था, अब 160। जी सर। जी फरमाइए। ठीक है सर। Sir, after mutual introduction, confirmation of the given detail, address, concern, and set agenda. Patient has BP 150, 160, 100. So I ask about the duration onset of the BP. Either is BP first time increase and either is previous record available. Any history of pre-pregnancy, blood pressure, hypertension, and either is check or not. If BP is patient is chronic hypertension and taking any medication, and pre-pregnancy counseling done or not. I rule out chronic hypertension. After this, I ask about any complication, any renal cardiac diseases. After this, I ask about the patient sign and symptom of imminent eclampsia, any headache, blurring of vision, epigastric pain, and body swelling. And after this, I admit the patient because my patient BP 160/100. I admit the patient and strict fetal maternal monitoring, check check the BP after every 15 to 20 minutes, 15 to 30 minutes. If BP is increased, I start IV libital load. My aim is to aim BP 135/85, and after meanwhile I ask about the history of family history of hypertension, preeclampsia, and other problem, and I ask about the BMI of the patient and previous record available in this pregnancy. And after I ask about the LMP of the patient, sure of date, and booking test available, booking dating scan done at that booking time, BP check, and which BP check and record available, and any history of proteinuria at booking test. After this, I ask about the fetal movement and normal scan and OGTT done. On present pregnancy, I ask about the examination, general physical examination, and vitals, vitals. जी देखना क्यों आप जी आपने मरीज को कहा दाखिल भी कर लिया, फिर ये भी कर लिया, अब एग्जामिनेशन करने लगी। जी ऐसा तो नहीं करोगी ना? जी सर। ये सारा कुछ तो वही आउट पेशेंट में हो जाना चाहिए था। जी सर। आप अपनी सर रूटीन, आपकी मॉनिटरिंग बताऊं एडमिट करने के बाद? वो तो फिर बाद में बात ही। आप जी एग्जामिनेशन इतना कुछ करने के बाद उसका एग्जामिनेशन कर रही हो, वो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा। जी सर, बिल्कुल पहले करना चाहिए था। आपने वही करके उसका ब्रीफ एग्जामिनेशन करके मैं उसको दाखिल कर लूंगी, ये अल्फाज बोल दिए, वो भी मुझे जी वो भी मुझे कबूल होता। लेकिन जी सर। नहीं है, जैसे 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, क्योंकि दाखिले के बाद ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर पता नहीं क्या क्या डॉक्टर हुआ या क्या, बहुत नहीं, तो थोड़ा डिसजॉइंटेड ना हो आप जी कि ये पेशेंट है। आपने पहले, क्योंकि पिछले पेशेंट की हिस्ट्री इस पे काफी लागू होती थी, वो कर ली और जी करके वो के जी। लेकिन आपने इस दफा फिर नहीं बोला कि ये ब्लड प्रेशर 4-6 घंटे बाद दोबारा देखो।
सर मैंने कहा था कि एवरी 15 to 20 मिनट बाद बीपी चेक करेंगी और IV लिबिटलोल दूंगी। नहीं, इसको IV लिबर्टालोल देने की जरूरत नहीं थी। आपने बोला था, मैंने इग्नोर कर दिया। इसको सिर्फ जी दाखिल करके, क्योंकि इसकी कोई और सिम्टम नहीं है। जी मेरे पास जो तीसरा केस है उसमें इतने ही ब्लड प्रेशर के साथ हेडेक है, वहां जरूरत हो सकती है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ नहीं थी। तो जी थोड़ा सटल सा फर्क है। लेकिन जी आज की बात के लिए कि आपका हाइपरटेंशन का केस हो, जी सर। तो उसके पहले तो ये पढ़ लिखिए कि मैं जानना चाहूंगी कि ये किस तरह की हाइपरटेंशन है। व्हाट टाइप? इज इट अ जी हाइपरटेंशन? इज इट medically induced hypertension? Is it pregnancy induced hypertension, or is it pre-eclampsia? ये कैसे? फिर हर एक का सवाल एक एक दो दो कि आप बीबी, आपको प्रेगनेंसी से पहले ब्लड प्रेशर था? अगर था तो क्या दवाई ले रही? आपको डायबिटीज, किडनी की डिजीज या कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है? तो तीसरा, जब मेरे पास तो आप आई हैं 30 वीक्स पे, इससे पहले जब आप गई थी किसी डॉक्टर के पास, ब्लड प्रेशर चेक करवाया था, उस वक्त कितना था? दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड। जी सर। फिर आपने एक सवाल पूछा कि आपको कोई हेडेक, ब्लड विजन, ये तो नहीं है। ये 4 सवाल इस तरह से पूछ के एग्जामिनर की तसल्ली हो जाती है कि आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। और फिर उसके बाद आता कि जी मैं देखूंगी उसका इकोनॉमिक सोशल स्टेटस क्या है, और उसका वजन क्या है, BMI क्या है। जी Then you are telling the examiner your differential diagnosis of hypertension के किस वजह से हो सकता है। और ये देखने के बाद मैं उसको 4 घंटे बाद फिर बुलाऊंगी, फिर देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या है। अगर 160/100 है तो मैं उसको फिर दाखिल कर लूंगी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन दाखिले से पहले मैं उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और स्पेशल एग्जामिनेशन जो भी है वो कंप्लीट करूँ, फिर दाखिल होगी। दाखिले बाद उसके ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग है, उसके फीटल वेलबींग की मॉनिटरिंग है, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। ये इस तरह से बोले तो you remain close to the problem and you're likely to answer all the questions which are relevant. फिर आएगा, आप उसको इंटरवीनस दे रहे थे नहीं, वो उसका ब्लड प्रेशर अगर प्रोसेस करेगा 160 over 100, तो मैं प्रीवियसली कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है तो मैं मेडिकल ट्रीटमेंट इनिशिएट करूंगी, लेबिटलोल या अभी भी एल्डोमेट चलती है। और उसका फिर ओवरऑल ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होगी। और इन एडिशन डेली वीटल मॉनिटरिंग ये है, उसका किक चार्ट बनाएंगे, उसका वीटल हार्ट सुनेंगे, और उसको वीकली CTG करेंगे। ये उसका। और फिर मैटरनल उसका वेट गेन करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे डेली सुबह शाम, और फिर वीकली अल्ट्रासाउंड करवा के उसका लाइकर देखेंगे, BPP करवाएंगे। इस तरह जो प्रैक्टिकली आप ये करती हैं, जी सर। तो उस बात पे होता है आप प्रैक्टिकली यही बातें करती हैं, कहती नहीं। और फिर सब कुछ ठीक रहा, प्रोटीन यूरिया नहीं है तो हाइपरटेंशन, अगर प्रोटीन यूरिया तो प्री-एक्लैम्सिया हो गया, उसकी क्लोज मॉनिटरिंग के वो एक्लैम्सिया में न जाए, उसको मैक्सर्व देना है कि नहीं देना। और फिर 36 वीक, जैसा आपने पिछले केस में कहा, मैं देखूंगी कि उसका मोड ऑफ डिलीवरी कब और क्या हो। ये बात
जी सर। और कैसे हो, इट विल डिपेंड अपॉन। फिर आपने पेल्विक असेसमेंट बोली थी, बिशप स्कोर नहीं बोला था, जी क्योंकि जी सर। एक्शन करनी है तो उसमें हम्म। दोनों चीजें देखनी जी सर। है। तीन, एब्डोमेन से लाई लॉन्गिट्यूडिनल और कफेले को, पीवी पे पेल्विस एडिक्वेट हो, नो सीपीडी एंड बिशप स्कोर ठीक। जी फिर सर। वरना अगर बिशप स्कोर फेवरेबल नहीं है तो ऐसे केस में आर्गुएबल है, आप कहें तो भी ठीक, ना कहें तो भी ठीक, कि मैं राइपनिंग ऑफ सर्विक्स के लिए क्या दे दूंगी यूनाइट्रोपिन को। जी ये सारी वो बातें जो आप हर रोज करते हो, कहते नहीं। फिर सर। जी नेक्स्ट। अगर इस तरह से ये सारी प्रैक्टिकल बातें जो आप करते हो, मैंने कोई नहीं कही, सिर्फ उसका ऑर्डर सही किया, जी सर। सिर्फ उसका ऑर्डर सही किया कि कब क्या कहना। एज ए पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर ये है, वो 4 घंटे बाद रीचेक करके फिर भी वही है, तो शी इज ए केस ऑफ हाइपरटेंशन। बट आई वुड लाइक टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। वो 3-4 जो टाइप हैं वो कह बोल दीजिए। उसके बाद अगर ये परसिस्टेंट 160/100 है, तो फिर आई विल लाइक टू एडमिट हर एंड डू maternal and fetal monitoring। वो कैसे, वो बोल दीजिए, वो बोल दीजिए। चलो, सर थैंक यू सो मच। अब समझ आने लगे जी सर किस चलो, तरह करना। ये कोई और वॉलंटियर तैयार हुई है कि वही फातिमा है? नहीं, ऐसा ना करो फातिमा के साथ, कोई तो बोलो। 25 में 27 में से कोई और नहीं बोलने को तैयार। ये वाकई मतलब स्टूडेंट है कि वह शौकिया सुन रहे हैं वैसे? इमरान, जी सर। यार इन्हों की हाजिरी लाया करे कितों, नहीं एक भी वॉलंटियर नहीं है। जी सर, सर मैंने उनको कॉल भी किया, उनका नंबर ऑफ जा रहा है, डॉक्टर आसमा मेमन का। और उसको छोड़ो जो बैठी है। हम्म। चलो, फिर तो ये लेक्चर ही हो जाएगा एक तरह से। फातिमा, जी सर। तुम कहाँ से फंस गई आज? नहीं नहीं सर मेरी करेक्शन हो रही है मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने मुझे इतना सारी चीज। हालांकि मैं पढ़ के आई थी लेकिन वो ना मुझे अब पता चला कि टॉपिक वो पढ़ना कैसे है। चल, जब सर जी, सर हमारा एफसीपीएस का थ्योरी का एग्जाम था कल 16 अच्छा, फरवरी को। सर अभी इसी वीक रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो फिर उसके बाद प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह प्रिपरेशन के साथ। सर मैं रेडियो, सॉरी सर मैंने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं रेडियो प्रिपेयर प्रेजेंट करने के लिए। तो आप आसिया हो? जी हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप चलो, आप फंस गई हो। आसिया, तुम ये केस करो। कहाँ से जी बोल रही? सर मैं कराची से। चलो, कराची ले। आपका केस मुश्किल नहीं है, लेकिन अंदाजा अब पहले 2 फिक्रों से हो जाएगा मुझे कि आपने इसको आसान किया कि मुश्किल किया। अब पेशेंट एज 30, प्राइमरी ग्रेविडा, 30 वीक्स पे क्लिनिक में आई है। आपने उसका ब्लड प्रेशर लिया है तो 160/110, ब्लड प्रेशर 160/110, और पेशेंट कहते हैं मुझे हेडेक्स भी हो। चलो, अस्सलाम वालेकुम, आई एम आसिया।
I have read the scenario and ready for the structured discussion. After mutual understanding and completing the remaining biodata, that is her marriage sense and her last LMP, I will proceed with a brief focused history of my patient. I will ask patient whether this was her spontaneous pregnancy and whether she was a booked case, and at what guess and how did she get her pregnancy confirmed, and when was the viability scan done, and at what gestational age, and when did she booked herself with the local GP or some tertiary care center. Then I will ask her whether she is taking any folic acid in the first trimester, has the blood pressure initially at the booking visit was normal when it was checked or it was raised. And then if the blood pressure was raised at booking, it's greater than 140 by 90, whether she has started any antihypertensives, has she started taking a SCAR tablet at 12 weeks onward, at a dose 150 mg at night, and then when she has her booking labs done, booking labs done during the pregnancy, and whether she has any symptom in her initial period of the pregnancy, like headache, any blurring of vision, or any swelling in the body, or any other associated complaint, or any nausea or the vomiting, and how the pregnancy proceeded. And then when she had her anomaly scan done, and sir, would you give me any positive findings related to the history, or should I proceed with the history? जो पॉइंट मैंने बता दी आपको. Okay, then I will proceed with the pregnancy, and then her BP monitoring, and her labs monitoring, her lab like CBC, her baseline lab CBC, urine complete analysis with urine DR for albumin, the uric acid, LFT, and these labs, they should be done weekly. And the growth viability scan should be done at 18 to 20 weeks of gestation for seeing any anomaly in the fetus. And then a growth scan should be started at 24 weeks. First, the growth assessment of the fetus should be started by symphysiofrontal height measurement and per abdominal examination of the patient at 20 weeks of the gestation onwards. And then at 28 weeks, the आसिया बीबी वो 20 वीक्स किया, वो आई तुम्हारे पास 30 वीक्स पे, 20 वीक्स ऑनवर्ड कहाँ से आ गया? हाँ सर, बस हो गई गलती, सबसे बड़ी ब्लंडर. यही तो बात है, आप भूल जाते हो, किताब की तरफ चले जाते हो. यस सर. तो वो तो आई तुम्हारे पास 30 वीक्स पे है. ओके सर, मैं दोबारा से शुरू करूँ सर, थोड़ा सा लास्ट चांस दे दें आज. चलो मैं दोबारा फिर मैं बड़ा सख्ती से शुरू करता हूँ. नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा. नहीं सर, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल. After mutual understanding and confirming the biodata of the patient, I will ask the last menstrual period of the patient and confirm her gestational age. ओहो खुदा तारा, मेरी बात सुन लो. जितना तुमने पिछले केस में अभी बोला वो सारा गलत था. तुम पहले फिक्रे से फेल थी. सर मैं 30 वीक से स्टार्ट कर रही हूँ ना दोबारा. अब दोबारा करो, मैं सख्ती से बोला, मैंने इम्तिहान लूंगा. बोलो. हाँ मैंने आपको वार्न भी कर दिया है कि जो जी पिछला सर. पिछला सर ठीक है वो सर, सारा बस सर एग्जाम वाले दिन मेरा नाम भूल जाइएगा अगर आप मेरे एग्जामिनर हुए तो. मैं तो हुई नहीं एग्जामिनर, पिछले 25-30 साल से एग्जामिनर नहीं हूँ. आई एम एट ऑल. तो वो फिक्र ना करो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम पहले फिक्रे से फेल हो. सर सही है, ठीक है, मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ सर, जस्ट लास्ट चांस. लास्ट चांस है. अब मैं डबल फेल करूंगा अगर दोबारा फेल हुई. चलो सही है, ठीक है. से शुरू करते हैं. मैं बोलता हूँ. ठीक है सर. Patient age 30 years, primary gravida, at 30 weeks of pregnancy, comes to you in the clinic and
You record her blood pressure 160/10, 110, और आप पूछते हो तो कहती है हाँ मुझे हेडेक है। बोलो। Assalamu alaikum. I am exam candidate and ready for the structured discussion. After mutual introduction with my patient, I will confirm her last menstrual period and confirm her gestational age according to her last menstrual period. Then I will proceed with the focus history of the patient. I will inquire that whether she is having this increased blood pressure reading 160/110 for the first time, and or she is having the history of the hypertension before also in this pregnancy or even before the pregnancy also. I will admit my patient after I will admit my patient in the ward, and I will start the monitoring of her blood pressure and blood pressure, pulse, respiratory rate, and calculate her BMI, and I will do the examination of my patient from head to toe. Look for her BMI, look for the pallor, and any edema present or not, or any signs of the raised JVP. As she is complaining of headache, I will check for the blurring of vision, any central blurring of the vision, any complaint like any focal neurological deficit if demonstrated, or any epigastric, any I will assess. Then I will go for the examination of my patient. I will do the I will look for the heart sounds, whether they are normal heart sounds, any added sound, the respiratory sound, sounds are normal or any added sound present. Then go for the parabdominal examination if any tenderness present on the superficial palpation or deep palpation in the epigastrium, or then go for the obstetrical examination. Look for the height of fundus, whether it's corresponding to dates, that is 30 weeks, and look for the lie of the fetus, the amount of the liquor, whether it's adequate or decreased, or then for the weight of the baby and any palpable contraction if present or not. Then I will do the vaginal examination also to exclude whether the patient is not in the labor. Then after doing the brief I will start the management of my patient. I will counsel my patient and the family that this patient is having a high risk condition of the pregnancy, that is called as a preeclampsia of the pregnancy, that is a complication of the pregnancy induced hypertension, and the patient needs to be admitted, and we will involve the multidisciplinary team in her management, which comprises of the senior obstetrician, our senior anesthetist, senior midwife, and the neonatologist, and if necessary the hematology team. Then I will start the monitoring of the patient, blood pressure monitoring, and the monitoring for the protein urea in the urine, and protein urea in the urine, and I will start the antihypertensive agent if she's taking, inquire about what antihypertensive she's taking previously. And then if she's taking labetalol or any other, if not, then I'll start that labetalol infusion for my patient, and control. My aim is to control her blood pressure till 140/80, and I will prefer labetalol in infusion. And I will also do the fetal monitoring also. Do the CTG of the fetus, put the CTG of the fetus, and do the biophysical profile of the fetus also. And then once the blood pressure is controlled, there is no albuminuria, and it's within the control limit, patient's symptoms not aggravating, and her headache settled, there is no aggravation in her symptoms, then patient can be shifted to the ward. And but she will be put for keep admitted for at least two. आपका टाइम काफी गुजर गया। जी सर। मैंने कहा मैं सख्ती से लूंगा। मैडम सर कंटिन्यू करूं? एक मिनट, ये जो सबसे आखिर में आपने बोला
इंजेक्शन लेविटालॉल, फीटल मैटरनल मॉनिटरिंग, आपका केस तो सारा कुछ यहाँ से शुरू होना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था इट इज एन इमरजेंसी। जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर के साथ हेडेक हो या फोटोफोबिया हो या अदर सिम्टम्स हो, एपिगैस्ट्रिक पेन हो, कुछ एनीथिंग एल्स, इट इज अ केस ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया। इसको एक्लेम्पसिया होने वाला है, तो उसके लिए इमरजेंसी का लफ्ज कह के उसको मैं जल्दी से ये सारा कुछ जल्दी से करके ये लफ्ज हरिड एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, आपने यूरिन में प्रोटीन यूरिया का लफ्ज अभी तक नहीं कहा, वो करके उसको एज एन इमरजेंसी इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया करके मैं दाखिल करूंगी। फिर उसके ब्लड प्रेशर के लिए लेविटालॉल दूंगी या मैक्सल दूंगी उसको। वो जो एक्लेम्पसिया सीवियर प्री एक्लेम्पसिया की मॉनिटरिंग प्रैक्टिकली वही है जो एक्लेम्पसिया की है। उस तरह से 1-to-1 मॉनिटरिंग और नर्स उधर कैथेटराइजेशन और डार्क रूम, इस तरह की बातें बतानी थी आपने। आज का इस तो ब्लड प्रेशर के साथ अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160/110 और उसके साथ कोई सिम्टम्स है, फोटोफोबिया है, फ्रंटल हेडेक का लफ्ज नहीं आपने इस्तेमाल किया, फ्रंटल हेडेक है या सीवियर प्रोटीनूरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन है, वॉमिटिंग, कुछ इस तरह से है, तो ये लफ्ज इस्तेमाल कीजिए कि इज द केस ऑफ सीवियर प्री-एक्लेम्पसिया और इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया, hence he should be admitted as an emergency and treated as a case of pre-eclampsia। और फिर उस लाइन की मैनेजमेंट जो सारी आपको आती है, जो आती है आप वो करके उसको स्टेबलाइज करने के बाद फिर आपने उसकी पीवी आउटडोर में ही कर दी, तो वो नहीं करती क्योंकि उस वक्त अनइम्पोर्टेंट बात, मैंने वो छोड़ दी बात। लेकिन एज को आपने उस तरफ लेके जाना है। तो आज का ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने वाला है। मॉरल इन दिस केसेस, अगर ब्लड प्रेशर के साथ 160/110 से ऊपर हो और उसको अदर सिम्टम्स हो या प्रोटीनीरिया 2-3 प्लस हो, तो उसको दाखिल करना है एज एन इमरजेंसी और उसको ट्रीट करना है एज इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया, या अभी उसको दौरे पड़ जाएंगे। और बाकी सर एक क्वेश्चन जी सर। इम्पेंडिंग एक्लेम्पसिया की मैनेजमेंट लाइक एक्लेम्पसिया वो आप सबको आती है कि उसको कहाँ दाखिल करना है, कैसे नर्सिंग करनी है और कौन सी दवाई देनी है, मैक्सल देना है, तो और यूरिन का आउटपुट रिकॉर्ड करना क्या है, ये सारा स्टेबलाइज करने के बाद फिर आती है कि उसको डिलीवर कब और कैसे। जी फरमाइए। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई और थैंक यू सर। के ना जो है वो अगर हमें आपने सिनेरियो दिया है तो हम स्टार्ट में थोड़ा तो एग्जामिनेशन करेंगे ना उस पेशेंट का। बिल्कुल, पर लेकिन वो ये लफ्ज है थोड़ा सा, आपने बिल्कुल अब सही बोला है। ओके, ब्रीफ एग्जामिनेशन ये वर्ड हाँ यूज करेंगे। हाँ, ये लफ्ज अच्छा, सही। ओके सर। तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन करके शी इज ए केस ऑफ इम्पेंडिंग, बस थे ही पास, लफ्ज आपने ये बोला नहीं और आप पास, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने बाकी वही बोलना है जो एक्लेम्पसिया की मैनेजमेंट किताब में आपने लिखी पढ़ी है, वो आपको सबको आती है। नर्सिंग जी सर। उसकी, फिर डार्क रूम, फिर मॉनिटरिंग उसकी, फिर यूरिन का आउटपुट, कैथेटराइजेशन, ये सारी बातें आपको आती हैं। आप उधर गए ही नहीं, आपने इस केस को बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंट किया जिस तरह पिछले 2 केस हमने किए थे।
तो पिछले 2 केस में पेशेंट को ब्लड प्रेशर था 150/100 और 4 घंटे के इंटरवल से पॉसिबली वो बेहतर भी हो गया था। उसकी टोटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने फर्क की। आसिया, आपको जब मैंने कह दिया ना हेडेक है या एपिगैस्ट्रिक पेन सर या 160 से 100 पे मैं समझ गई कि हमने उसको फौरन कैथेटराइज करना था, आईवी मेंटेन करनी थी, ऑक्सीजन लगानी थी, आईवी लेबिटालोल करके, आईवी मैग्नीशियम सल्फेट की लोडिंग डोज करके उसको हाँ। मॉनिटरिंग पे रखना था पेशेंट को, और फिर उसकी कंडीशन को रीअसेस करना था आफ्टर 1 आवर ना। समझ गए मैं सर? समझ गए? तो जी में बातें बताई जाए उनको जरा सीरियसली गौर करो फॉर 10-15 सेकंड्स। जी सर। मतलब अब ये हिस्ट्री में पिछली हिस्ट्री से फर्क क्या है? सिर्फ एक थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, लेकिन हेडेक है। हेडेक मेक्स दिस केस डिफरेंट टू द प्रीवियस 2 केसेस। समझ गई आप? जी सर। सर मैं चलो समझ गई सर आपका। सर बस सर बल्कि बिल्कुल भी सर आपका जो है ना बताने का बहुत अच्छा है, आप बहुत फोकस बताते हैं, बहुत ही फोकस बताते हैं, और ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा जो है ना हैप्पीजर्ड है, हम लोगों के माइंड्स जो है ना वो सैचुरेट हुए हुए हैं और हम लोग फोकस नहीं है, और आप बहुत फोकस बताते हैं सर, आपका बहुत अच्छा लेक्चर होता है। चलो, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू आसिया दीदी। चलो आप सर थैंक यू सर। सर मैं डॉक्टर डाउ क्यों सर? और सर मेरी पोजीशन थी अपने बैच में, मैं 3rd पोजीशन थी मेरी डाउ के मेडिकल कॉलेज में। तो इंशाल्लाह you'll pass it in first attempt. Don't you worry. Inshallah. No sir, this would not be my first attempt. This is my second attempt. But So, I hope कि मैं आपकी गाइडेंस से इंशाल्लाह ताला, बिकॉज आप बहुत फोकस्ड हैं, और मुझे सबसे अच्छा लेक्चर आप, आई अप्रिशिएट यू, मुझे सबसे अच्छा लेक्चर आपका लगता है, और फिर डॉक्टर शनाज का, मतलब वो भी बहुत अच्छा बताती हैं और बहुत ही अच्छा बताती हैं, और सर आप बहुत फोकस बताते हैं। थैंक यू चलो, सर। थैंक यू। शहनाज भी हमारे ही ग्रुप में है माशाल्लाह, और Thank you, sir. we do it voluntarily, कोई वो नहीं है। मैंने पिछला थर्सडे मिस किया तो मुझे सारा हफ्ता मैं अपनी बीवी को कहता मेरा लेक्चर मिस हो गया, मेरा लेक्चर मिस हो गया। तो कहती फिर क्यों है, फिर क्यों है? हम तो शौक के लिए करते हैं बल्कि। नहीं सर, थैंक यू, जजाकल्ला सर, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये, क्योंकि आजकल तो इतने Thank you, जूनियर sir. जूनियर एफसीपीएस कंसल्टेंट्स होते हैं सर, वो भी पढ़ाने से हम लोगों के ऊपर इतना एहसान करते हैं, इतने पैसे ले लेके हम लोग को पढ़ाते हैं, और फिर उसमें भी हम इतना फोकस नहीं रहते। तो आप तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू जजाकल्ला सर, आप बहुत, आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा। चलो अगला वेंसडे फिर क्या करें? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम डॉक्टर कमल है, मैं उकाड़ा से बात कर रही हूँ सर। जी बोलिए कमल साहब। जी सर, मेरा एमएस का एग्जाम था सर, और मैं आपके लेक्चर सुना करती थी सर, आपका थैंक यू बोल रहा था सर, मेरा पास हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो वेरी गुड। थैंक यू अच्छी। सर, थैंक यू सर, अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ा दे। थैंक यू। चलें, नेक्स्ट टाइम क्या टॉपिक रखें? कुछ बोलिए। सर आप Epilepsy कर लें। सर हाँ सर, एपिलेप्सी रख लें या आईयूजीआर, जैसे आप बोले। AUG तो हमने रिसेंटली किया था, एपिलेप्सी नहीं। चलिए ठीक है सर, ओके एपिलेप्सी करते हैं सर। एपिलेप्सी कर लें सर। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर। Thank you, ओके sir. अल्लाह हाफिज। Thank you so much, sir. थैंक यू।